Good evening guys, welcome to our YouTube channel. In the last class we were discussing some basic concepts of chapter number 1, that is haloalkanes and haloarenes from class 12th part 2. So there in the very previous class we have discussed some basic types of halides. We have discussed some aliphatic halides and some aromatic halides. In aliphatic halides we have discussed about haloalkanes, haloarenes and haloalkynes, and in aromatic halides we have discussed about aryl halides and arylkyl halides. Now today we are going to discuss some other types of halides, and this classification is basically based on hybridization. So the classification or types of halides on the basis of hybridization. किसका hybridization? जिससे halogen group attached होगा. The hybridization of that carbon atom on which halogen atom is attached. Okay. So types of halides on the basis of hybridization. जो हमने लास्ट क्लास में haloalkanes, haloarenes, haloalkynes या फिर और डिफरेंट टाइप्स के जो हमने हैलाइड्स पढ़े थे वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर थे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ हैलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम विद व्हिच द हैलोजन ग्रुप इज अटैच्ड. ओके, सो in this classification we have different types of halides, like we have vinylic halides, we have allylic halides, we have propergyl halides, we have benzylic halides. So we will be discussing one by one. Okay, we will be discussing some other we will be discussing different types of halides one by one. Okay, so first of all we have allylic halides. Okay, we have allylic halides. These are some basic concepts from this chapter. इनसे क्वेश्चन बनने की चांसेस थोड़ा कम है, बट these are some basic concepts that you should know. Okay, तो allylic halides, जैसे allylic पोजीशन आप जानते ही हैं कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जो नेक्स्ट कार्बन एटम है, जो डबली बॉन्डेड जो स्ट्रक्चर है उससे जो नेक्स्ट एडजेसेंट जो कार्बन एटम है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, देन दैट पोजीशन इज नोन एज allylic पोजीशन. और उससे अगर कोई हैलोजन ग्रुप अटैच है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो allylic halide हो जाएगा. Isn't it? कैसे? Let's say we have doubly bonded structure like this and we have one carbon atom over here. The hybridization आपने पढ़ा ही होगा क्लास 11th में. मैंने जो लास्ट ईयर मुझसे क्लासेस किए हैं, those students must be recalling this concept hybridization का क्या मतलब होता है. हाइब्रिडाइजेशन अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें कैसे निकालते हैं, मतलब तो कुछ अलग ही है. एक बेसिक हाइपोथेसिस होती है कि जब भी बॉन्डिंग होती है तो फिर पहले क्या करते हैं, जो ऑर्बिटल्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मतलब क्या करते हैं, पहले एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और फिर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं. इजंट इट? ये सारी चीजें हमने काफी कुछ डिस्कस किया था क्लास 11th में. जो मतलब आप सभी क्लास 12th में, तो क्लास 11th में हाइब्रिडाइजेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ब्रशअप कर लीजिएगा. तो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली अगर सिंपल टर्म्स में देखें कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर करके. इजंट इट? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर. इसका मतलब क्या है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का क्या मतलब है कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए. जितना जो टोटल इंडेक्स आएगा, अगर मान लीजिए कि 4 आ रहा है तो sp3 हो जाएगा, अगर 3 आ रहा है तो sp2 हो जाएगा, अगर 2 आ रहा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा. इसके अलावा अगर 5 आ रहा है तो sp3dt, so on and so forth. ओके, तो यहाँ पर देखिए डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है तो इसका मतलब क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा. इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा. अब इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो डबली बॉन्डेड स्ट्रक्चर है उसके जो नेक्स्ट एडजेसेंट जो कार्बन एटम जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है उससे अगर कोई हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है, सी दिस पोजीशन इज बेसिकली एलाइलिक पोजीशन. और इससे कोई हैलाइड, इसका मतलब ये एलाइलिक पोजीशन क्यों, क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से एडजेसेंट कार्बन एटम है जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है इस डबली बॉन्डेड सिस्टम से. और ओवर एंड अबव ये कार्बन एटम क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है, तो इसका मतलब ये एलाइलिक कार्बन एटम से कोई हैलोजन ग्रुप अटैच हो गया. इसका मतलब क्या हो गया कि ये एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा. समझ रहे हैं? यस. तो अगर हम और एग्जांपल्स लें, जैसे मान लेते हैं, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है. अगर मान लेते हैं कि CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, अगर ये है हमारे पास में, तो अगर पूछा जाए कि एलाइलिक हैलाइड होगा कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा, क्योंकि ये डबल बॉन्डेड, ये देखिए डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर, इससे जो एडजेसेंट कार्बन एटम है
जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, जिससे क्या है हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एलाइलिक हैलाइड है। अगर इसका हम नॉमेनक्लेचर करना चाहें, नॉमेनक्लेचर के लिए आप जानते हैं क्या करेंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन देखेंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन जिधर से नजदीक उधर से नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर दोनों साइड से एक ही चीज आ रही है, तो हाइड्रोजन ग्रुप जिधर से अटैच है उससे हम प्रायोरिटी दे देंगे। तो अब आप देख रहे होंगे कि अब तो नाम हो ही गया, क्या हो जाएगा इसका नाम 1 क्लोरो। सभी को पता है, बस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए बस नाम लिख रहा हूं 1 क्लोरो। फिर आगे बोलिए 1 क्लोरो, ये प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स के बाद में क्या आता है रूट वर्ड, रूट वर्ड इसके लिए क्या हो जाएगा ब्यूट। रूट वर्ड के बाद में क्या आता है प्राइमरी सफिक्स, रूट वर्ड के बाद क्या आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स क्या है 2 ईन। सेकेंडरी फिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या है कुछ है ही नहीं, तो 1 क्लोरो ब्यूट 2 ईन इज द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो दिस इज बेसिकली एन एलाइलिक हैलाइड। अच्छा ये देखिए जरा, लेट्स से वी हैव दिस, ओके, लेट्स से वी हैव दिस। अच्छा ये बताइए एलाइलिक हैलाइड है या नहीं है, ये एलाइलिक हैलाइड होगा कि नहीं होगा। देखिए ये डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, ये इसका नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन एटम है, तो यहां से तो कुछ जुड़ा नहीं क्योंकि इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन यहां पर क्या है एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, दैट इज व्हाई ये भी एक काइंड ऑफ एलाइलिक हैलाइड ही है। ओके, तो इसका नॉमेनक्लेचर अगेन आप कर लेंगे, कहां से स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा भाई 2 क्लोरो, फिर उसके बाद में साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्स 1 ईन। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन नेम दिस कंपाउंड। ओके, इसके अलावा आप कुछ और एग्जांपल्स ले सकते हैं, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे लेट्स से वी हैव दिस, ओके, लेट्स से वी हैव दिस लाइक यहां से ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है। अभी ये बताइए बॉन्ड लाइन नोटेशन है, क्लास 11th में फिर से आपने ये सब क्लास 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10th से ही। तो यहां पर भी देखिए अगेन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, यहां से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अगेन ये क्या हो जाएगा आपका एक एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा, इजंट इट, एलाइलिक हैलाइड हो जाएगा। इसके अलावा जैसे आप देखें, जैसे लेट्स से वी हैव दिस CH3 एंड I, इस ग्रुप को देखिए, इस कंपाउंड को देखिए, यहां पर भी क्या है डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से ये जो नेक्स्ट कार्बन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कि नहीं है, ये वाला भी है ये वाला भी है, लेकिन इससे तो कोई जुड़ा नहीं है, हाइड्रोजन ग्रुप यहां से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के जो नेक्स्ट कार्बन एटम जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन एटम इज नोन एज एलाइलिक कार्बन एटम, और इस एलाइलिक कार्बन एटम से हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है, दैट इज व्हाई दिस हैलाइड इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड। ओके, दिस ग्रुप इज नोन एज, दिस कंपाउंड इज नोन एज एलाइलिक हैलाइड। सो दिस वर एलाइलिक हैलाइड्स। ओके, सो नोट डाउन कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, आप चाहे तो ले सकते हैं। ओके, रब करो, ठीक है, थोड़ा साथ साथ में लिखते भी रहिएगा, सिर्फ सुनिएगा नहीं, हाँ, पेन पेपर ले करके बैठिएगा और चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए, सॉरी, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आफ्टर दिस एलाइलिक हैलाइड वी हैव अनदर टाइप ऑफ हैलाइड एंड we have another type of halide and that is benzylic halide. Okay, benzylic halide. Okay, benzylic halide क्या मतलब है भाई, आप नाम से देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि बेंजिल, बेंजल, बेंजो और फिनाइल ग्रुप के बारे में हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में। जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उसके बारे में, वो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बेंजिलिक हैलाइड्स का क्या मतलब है, बेंजिलिक हैलाइड का क्या मतलब है देखिए जरा। बेंजिलिक मतलब बेंजीन ग्रुप तो होना ही चाहिए, बेंजीन रिंग तो होगी ही होगी। अगर बेंजीन रिंग से नेक्स्ट डायरेक्टली बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से कोई हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है, then that halide would be termed as benzylic halide. Like if we have CH, CH3, then would it be a benzylic halide or not? Yes, definitely it would be a benzylic halide. क्यों? क्योंकि इसका तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, और इस sp3 होने के साथ साथ में इस पे क्या है क्लोरो ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो दैट इज हाउ इट इज आल्सो टर्म्ड एज बेंजिलिक हैलाइड। अब आप सोचेंगे कि एरल्किल हैलाइड फिर क्या होता था भाई। देखिए एरल्किल हैलाइड का मतलब ये था कि हाइड्रोजन ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली ना अटैच्ड हो, उसकी साइड चेन से अटैच्ड हो, उसकी पोजीशन फिक्स नहीं थी भाई। अगर ये क्लोरो ग्रुप यहां पर भी जुड़ा होता ना तब भी वो एरल्किल हैलाइड ही होता है, बट यहां पर क्या कंडीशन है, बेंजिलिक हैलाइड के केस में क्या कंडीशन है, यहां पर द हाइड्रोजन ग्रुप मस्ट बी ऑन द कार्बन एटम व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग एंड दैट कार्बन एटम मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जैसे देखिए जरा अनदर एग्जांपल लेते हैं,
let's say we have this, okay, like this, okay, let's say we have CH3 over here and we have Cl over here, okay. ये बताइए ये बेंजिलिक ग्रुप है, ये बेंजिलिक डाइहैलाइड होगा, बेंजिलिक सॉरी डाइहैलाइड नहीं, बेंजिलिक हैलाइड होगा या नहीं होगा? इसको ध्यान से देखिए, ये बेंजिलिक हैलाइड होगा कि नहीं होगा? जो मैंने डेफिनेशन बताई है, देयर मस्ट बी अ कार्बन एटम व्हिच मस्ट बी डायरेक्टली अटैच्ड विद अ बेंजीन रिंग and that carbon atom must be sp3 hybridized and must be containing a halogen group over it. ये सारी चीजें कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं. जस्ट डेफिनेटली ये वाला कार्बन एटम जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है और हाइड्रोजन ग्रुप को भी अटैच कर रखे हुए अपने साथ साथ में और डायरेक्टली अटैच भी है बेंजीन रिंग से. तो दैट इज हाउ इट इज आल्सो टर्म्ड एज बेंजिलिक हैलाइड. हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा. इसके अलावा और भी एग्जांपल्स देखते हैं जरा. इसके अलावा let's say we have this like CH3C2H5 Br. ये बताइए ये होगा? ये बेंजिलिक हैलाइड है क्या? ये बताइए. Yes, definitely. Again, it is sp3 hybridized containing halogen group over it and directly attached with the benzene ring as well. That's why it is a benzylic halide. Okay. अच्छा ये बताइए ये बेंजिलिक हैलाइड है क्या? ये बेंजिलिक हैलाइड होगा? बेंजिलिक हैलाइड होगा? नहीं, ये नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है भाई, डायरेक्टली अटैच्ड है. हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 है, sp3 नहीं है, sp2 है. डायरेक्टली अटैच्ड है, हाइड्रोजन ग्रुप भी है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp3 नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ बेंजिलिक हैलाइड. सो यू मस्ट हैव गॉट द कांसेप्ट ऑफ बेंजिलिक हैलाइड. तो बेंजिलिक हैलाइड का क्या मतलब है? द कार्बन एटम मस्ट बी डायरेक्टली अटैच्ड विद द बेंजीन रिंग, मस्ट बी कंटेनिंग अ हाइड्रोजन ग्रुप ओवर इट एंड hybridization of that carbon atom must be sp3 not sp2 or sp or anything else. Okay, so this was the concept. Okay, तो बेंजिलिक हैलाइड आफ्टर देखिए स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए भैया. नोट डाउन तो साथ साथ कर ही रहे होंगे अगर पढ़ रहे होंगे सही से, तो रब कर रहा हूं. आफ्टर बेंजिलिक हैलाइड वी आर going to discuss about propergyl halides. आपका कुछ साउंड कर रहा होगा प्रोपेन से ना, प्रोपर्जिल हैलाइड्स है. हाँ, तो वो प्रोपेन से ही साउंड करेगा. देखिए थर्ड वन प्रोपर्जिल हैलाइड्स. ओके, प्रोपर्जिल हैलाइड्स का क्या मतलब है? यहां पर देखिए एलाइलिक हैलाइड्स का क्या मतलब था? डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जो एडजेसेंट आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है उससे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होना चाहिए था ना. तो प्रोपर्जिल हैलाइड्स में क्या हो जाएगा? ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम से एडजेसेंट कार्बन एटम जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उससे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो, वो क्या हो जाएंगे? आपके प्रोपर्जिल हैलाइड्स हो जाएंगे. इजंट इट? वो क्या हो जाएंगे? प्रोपर्जिल हैलाइड्स हो जाएंगे. कैसे? C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पर अगर लेट्स से कोई कार्बन एटम है और इससे अगर कोई हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है तो ये क्या हो जाएंगे? प्रोपर्जिल हैलाइड्स हो जाएंगे. इस तरीके का सिस्टम आपको ढूंढना होगा गिवन एग्जांपल में. तो जस्ट फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव दिस लाइक वी हैव दिस. ये बताइए यहां पर ये क्या आपका प्रोपर्जिल हैलाइड हो जाएगा? प्रोपर्जिल हैलाइड्स में क्या होना चाहिए? ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम से एडजेसेंट कार्बन एटम जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो उससे हाइड्रोजन ग्रुप होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड से है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड से तो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये आपका प्रोपर्जिल हैलाइड नहीं होगा. समझ रहे बात को? यस. दूसरी चीज देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं. ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम से एडजेसेंट कार्बन एटम पे हाइड्रोजन ग्रुप होना चाहिए और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी होना चाहिए. इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, तो दिस इज द केस लाइक सी. ये बताइए
ये क्या आपका प्रोपोर्जियल हैलाइड होगा? प्रोपोर्जियल हैलाइड होगा ये, बताइए प्रोपोर्जियल हैलाइड होगा? यस, क्यों? क्योंकि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम से जो एडजेसेंट कार्बन एटम है जो sp3 हाइब्रिडाइज है उससे आपका हाइड्रोजन ग्रुप भी अटैच्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका प्रोपोर्जियल हैलाइड हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी क्लासिफाई halides on the basis of hybridization of the carbon atom which is directly attached with the doubly bonded carbon atom or triply bonded carbon atom or benzene ring. Okay, तो इसके अलावा we have another class of compound, we have another class of halide and that is termed as what? Vinylic halides. इसके अलावा क्या है हमारे पास में डिस्कस करने को? Vinylic halides. So the fourth one are vinylic halides. Okay, vinylic halides का क्या मतलब है भाई? विनाइलिक हैलाइड्स का मतलब ये है कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से अब एडजेसेंट कार्बन एटम पे नहीं अटैच होगा हाइड्रोजन ग्रुप, अब क्या हो जाएगा? डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे ही हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाएगा। मतलब जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम क्या उन्हीं से जुड़ जाएगा? यस, डायरेक्टली उन्हीं से ही हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाएगा। देखते हैं जैसे कैसे। ये मान लेते हैं कि आपका डबली बॉन्डेड सिस्टम है, इस डबली बॉन्डेड सिस्टम से ही आपका कोई हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो जाए। सो इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा? विनाइलिक हैलाइड्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके? विनाइलिक हैलाइड्स हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से वी हैव दिस। ओके, ये बताइए, isn't this compound a vinylic halide? Isn't this compound a vinylic halide? No, it is not. क्यों? क्योंकि भाई यहां पर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से तो कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा ही नहीं हुआ है, यहां पर तो इसके एडजेसेंट वाले से जुड़ा हुआ है। तो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम तो ये आपका एलाइलिक हो सकता है। इट इज नॉट एन विनाइलिक हैलाइड, इट इज नॉट अ विनाइलिक हैलाइड। ओके, इसके अलावा चलिए आप कोई और एग्जांपल ले लेते हैं भाई। जैसे ये है क्या विनाइलिक हैलाइड? नहीं, अगेन नहीं है, क्योंकि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से तो कोई हाइड्रोजन ग्रुप अटैच ही नहीं है। तो ये है क्या? हाँ, अब ये हो जाएगा ना, विनाइलिक वाला पोजीशन पे ही है। विनाइलिक वाले मतलब डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से ही आपका हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है, तो दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज विनाइलिक हैलाइड्स। तो हमने चार तरीके के ये बेसिक टर्म्स हैं, आपको थोड़ा सा बहुत ध्यान रखने होंगे, क्योंकि मतलब इससे कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा कि आप बता दीजिए कि विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, बता दीजिए एलाइलिक हैलाइड क्या होता है। सो सच क्वेश्चंस वुडंट बी आस्क्ड बाय सीबीएसई एवर, बट आपको ये बेसिक टर्म्स आपको पता जरूर होने चाहिए कि विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, एलाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्जियल हैलाइड्स क्या होते हैं, बेंजीक हैलाइड्स क्या होते हैं। क्यों पता होने चाहिए? बिकॉज यही आपके बेस को बनाएंगे। कुछ बेसिक टर्म्स अगर ही आपको नहीं पता होंगे तो आप कैसे आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे, आप कैसे आगे के कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कर पाएंगे। आपको क्या होना चाहिए? आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना है। दैट इज वाई आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स को भी याद रखना है। याद क्या रखना है? समझना है। समझ के याद रखेंगे तो ज्यादा टाइम तक आप याद रख पाएंगे। अदरवाइज अगर सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार कर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एक ऐसी चीज है जिसको आपको क्या करना है? लिख लिख करके जरूर याद करना है। लिख लिख करके ही, ऐसे नहीं कि बैठे हैं रिएक्शन को देख रहे हैं और बाल खुजला रहे हैं या फिर कुछ ऐसे मूवीज देख रहे हैं और उसमें भी लेटे लेटे पढ़ रहे हैं। तो लेटे लेटे नहीं, आप स्टडी टेबल पे सीरियसली पेन पेपर ले करके और फिर सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ करके और पेन पेपर लिख करके लिखते जाइए, लिख लिख करके याद करिएगा। तभी आपके क्या हो जाएंगे? आपके दिमाग पे वो सारी चीजें इम्प्रिंट हो जाएंगी और आप जब आप एग्जाम्स में लिख रहे होंगे तो आपको सारी चीजें वो याद भी आएंगी। ऐसे लेट करके काम मत करिएगा ना। कुछ लोग होते हैं ऐसे वैसे खाते हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, पढ़ रहे, ऐसा नहीं पढ़िएगा। ठीक है, आप थोड़ा जब जितना थोड़ा कम टाइम ही निकालिए। वैसे भी लॉकडाउन में आप लोगों को बहुत ज्यादा काम है, तो थोड़ा कम टाइम ही निकालिए, लेकिन निकालिए वो जो टाइम निकालिए वो क्वालिटी टाइम्स हो जो कि आप इस पे स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, जहां और कहीं भी जैसे करते हैं कुछ लोग। चलिए छोड़िए। तो so these were the basic classification of halides on the basis of hybridization. So now we are moving to some other core concepts of this chapter. Okay, यहाँ तक तो हमारा बेस ही बन रहा था। In the previous class that we have discussed, what we have discussed was again a part of basic terms and terminology of this chapter. What we have discussed today again a part of basic understanding, just to get a basic overview of this chapter. Now what we are going to discuss
form some concrete concept, falls under some concrete concepts or core concepts of this chapter. So now we are going to discuss some other aspects of this chapter. तो जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड. कुछ लोगों ने काफी कुछ पढ़ा भी है इसके बारे में. हमने क्लास 11th में भी काफी चीजें केमिकल बॉन्डिंग में इसके बारे में ही डिस्कस करी होती हैं. आप लोग भी क्लास 11th में जिन्होंने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी उनको पता भी होगा कि क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट, क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, क्या होता है मेसोमेरिक इफेक्ट और क्या होता है रेजोनेंस इफेक्ट. ओके, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा अगेन ब्रशअप करने वाली हैं. आप उसको चाहे तो ब्रशअप कर सकते हैं, ना चाहे तो ना करें, कोई बात नहीं है. जहां पे जो जरूरत होगी उसको शॉर्ट में यहाँ पे पता मिलेगा, क्योंकि क्लास 11th का वो सारा पार्ट है. तो क्लास 11th में उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. यहाँ पर हम ऐसे ही एक थोड़ा सा उसका हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं. बट एडवांस लेवल पे उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते, डीप में डिस्कस नहीं कर सकते. ओके, तो नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड. ओके, नेचर ऑफ सी एक्स. अब उसमें अलग अलग बॉन्ड का क्या मतलब है, मतलब कि जो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड. बेसिकली ब्रॉडली अगर हम देखें तो आपका आयनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है. कोवेलेंट बॉन्ड इज बेसिकली फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसके अलावा कुछ और टाइप्स के बॉन्ड भी होते हैं, जैसे आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, आपका डेवाई फोर्सेस में आपने पढ़ा होगा कि डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है. हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया. इसके अलावा आपने बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, ये सारी चीजें भी पढ़ी होंगी क्लास 11th में. सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दो ईच एंड एवरी बॉन्ड, बट ब्रॉडली वी कैन से देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंड दैट इज ionic bond and covalent bond. So ionic bond is formed by the complete transfer of electron, that is known as electrovalent bond as well. And here in this case we have covalent bond and that is formed by the mutual sharing of equal number of electrons. So CX bond की अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ CX bond में क्या है. नेचर ऑफ CX bond में ये भाई सभी को पता ही होगा कि electronegativity of group 17 element is greater than that of group 14 elements. As we move left to right across a period, electronegativity goes on increasing. ये तो हमने क्लास 10th में ही रट्टा मारा हुआ, क्लास 9 से ही रट्टा मारते हुए आ रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है कि CX बॉन्ड है तो इसमें अगेन इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में. इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट एंड सम अदर टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स भी पढ़े होंगे. तो उन्हीं सारी चीजों को अप्लाई करते हुए अगर आप देखेंगे तो सिंस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 17 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ग्रुप 14, कार्बन फॉल्स अंडर ग्रुप 14. तो क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा ये ना, हाइड्रोजन को क्या करेगा अपने साइड, इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेगा. एंड देयर वुड बी अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज ओवर हियर एंड अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर. तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड दैट इज व्हाई ये क्या हो जाएगा, एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा ना, एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा. इस कोवेलेंट बॉन्ड में ही आप देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, कुछ ना कुछ पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे. दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज नॉट प्योरली कोवेलेंट, it falls under a category of another bond and that is known as polar covalent bond. polar covalent bond मतलब कोवेलेंट भी है एंड पोल्स भी हैं, चार्जेस भी हैं, दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. अच्छा, अगर आप ये चीज देखें, एक चीज कॉन्सेप्ट होता है आपने पढ़ा होगा कि डायपोल मोमेंट. तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, अगेन अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. अगर कोई डायपोल है -q + q एंड दे आर प्लेस्ड एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, let's say the distance is 2a, 2l से भी लिखा हुआ कहीं कहीं पे, तो p is equals to q into 2a and this is a vector quantity and direction is from -q to +q. तो this is basically an additional information. तो अब डायपोल मोमेंट के बारे में आप जान गए. तो डायपोल मोमेंट अगर हम देखें तो we have CCl bond, we have CF bond and we have CBr bond and we have CI bond. तो डायपोल मोमेंट यहाँ पर क्या है, चार्जेस और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन है ना. तो यहाँ पर डिस्टेंस वाइज अगर देखें तो इसका सबसे ज्यादा होना चाहिए, चार्ज वाइज देखें तो इसका होना चाहिए. बट इन एक्चुअलिटी दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट. मतलब CCl का सबसे हाई होता है. क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, CCl का CF से ज्यादा क्यों है, क्योंकि चार्ज तो एक अच्छा फैक्टर है, यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर है चार्ज. लेकिन इंस्टेड ऑफ चार्ज the bond length of CCl bond is greater than that of CF bond. That's why dipole moment of CCl is higher than CF as well. That's why this is the correct order of dipole moment. ये किसका ऑर्डर है भाई, डायपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर ये है, डायपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर ये है. तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि why the dipole moment of CCl bond is greater than that of CF bond. तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि डिस्पाइट हैविंग लेस चार्ज
chlorine, the bond length of CCl bond is greater than that of CF bond, and that's why dipole moment of CCl is also dipole moment of CCl bond is greater than that of CF bond. So this was the case. Okay, तो this is the reason. इसके अलावा अगर हम देखें तो रिएक्टिविटी किसकी हाई हो गई? रिएक्टिविटी का क्या मतलब है? रिएक्टिविटी का क्या मतलब है? रिएक्टिविटी का मतलब क्या है कि जो बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेशन है। बॉन्ड एंथैल्पी देखें अगर आप, तो बॉन्ड एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी भाई? बॉन्ड एंथैल्पी किस बात पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड लेंथ। तो सी मतलब यहाँ पर एज वी मूव डाउन द ग्रुप अक्रॉस ग्रुप 17, तो आप देखेंगे कि as we move down the group, the atomic size goes on increasing, atomic size goes on increasing, so bond length goes on increasing, and as the bond length goes on increasing, their intensity, means the bond intensity or the bond energy goes on decreasing. So that's why अगर stability factor देखें तो stability सबसे हाई किसका होगा? CF का होगा, फिर CCl का होगा, और ये क्या हो जाएगा? फिर इसके बाद CBr का होगा एंड CI का होगा। दिस इज द स्टेबिलिटी, दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये कौन सा ऑर्डर है? स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ये दोनों क्या होते हैं? जस्ट रिवर्स होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है या फिर इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी रिएक्टिविटी कम, जिसकी रिएक्टिविटी कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो स्टेबिलिटी इसकी कम है तो इसका मतलब CI बॉन्ड की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे हाई होगी, इजंट इट? अगर हम देखें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अगेन I माइनस की ज्यादा होती है, दैट इज वाई वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। ये सारी चीजें हम आगे अभी देखेंगे। तो दिस इज द रीजन, दिस इज द order, this is the order of dipole moment and this is also the order of stability or relativity. Stability is directly proportional to bond enthalpy as well. Bond enthalpy का भी order यही हो जाएगा, bond enthalpy और bond energy means the amount of energy required to break one mole of similar types of bond is known as bond energy or bond enthalpy. So this is the case as well. तो nature of CX bond में इसका जो nature है that is polar covalent in nature. तो क्या ये water में पूरी तरीके से soluble होगा या sparingly soluble होगा? Definitely पूरी तरीके से soluble नहीं होगा क्योंकि ये ionic नहीं है, ये पोलर कोवेलेंट, भाई कोवेलेंट के साथ साथ में पोलर है ना, तो पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट्स व्हाई समव्हाट इट वुड बी सॉल्युबल इन वाटर बट स्प्रैंगली सॉल्युबल, नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल। ओके, नॉट कंप्लीटली सॉल्युबल। तो दिस इज द केस। ओके, तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड। आफ्टर नेचर ऑफ CX बॉन्ड वी आर मूविंग टू सम अदर टॉपिक्स लाइक, रब करो, वी आर मूविंग टू next topic and that is methods of preparation of alkyl halides. Again a very very important topic और वहां से क्वेश्चंस आपके ज्यादातर आते हैं। ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सारे 10-15 लिख करके बता दीजिए। नो, दिस वुडंट बी द क्वेश्चन फ्रॉम CBSE साइड या फिर आपके ICSE या किसी भी बोर्ड एग्जाम्स में आप देखें तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चंस ऐसे नहीं आएंगे कि आप लिख करके बता दीजिए कि कौन कौन से आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है। नो, दिस वुडंट बी द केस। आपसे क्या पूछा जाएगा? देखिए 3 तरीके से होंगे, या तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन करके पूछ लेंगे, या तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मतलब हो सकता है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में या फिर कन्वर्जन में यूज हो जाए, और या फिर अगर मान लीजिए कि कोई नेम रिएक्शन है, जैसे इस बार में क्या हुआ था कि अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से या क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन से क्वेश्चन आया था और कैंजारो से भी आया था अलग अलग सेट्स में, लेकिन कहीं पे लिखा नहीं हुआ था, मेंशन नहीं किया गया था, हिडन था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब 3 तरीके के होगा, या तो डायरेक्टली नेम रिएक्शन से पूछ लेंगे, या तो आपसे बोलेंगे कि इसको कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, और या तो हिडन होगा रिएक्शन, मतलब कन्वर्जन में यूज हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दे में आस्क क्वेश्चन, दे में आस्क रिएक्शंस। तो आपको क्या करना है? सारे रिएक्शंस को सही से ध्यान से पढ़ना है और उनको कई बार लिखना है। एक बार लिखने से नहीं होगा, कितनी बार लिखना पड़ेगा? कितनी बार लिखना पड़ेगा? कम से कम 20 बार लिखना पड़ेगा, कम से कम 20 बार लिखना पड़ेगा, तब आपको वो मेमोराइज हो पाएगा। और उसके बाद में आपको जब भी एग्जाम्स आएंगे, जब भी आपके टेस्ट होंगे, या फिर आप ऐसे भी रेगुलर बेसिस पे आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो जब भी रिवीजन करिएगा तो ऐसा नहीं है कि पेन कॉपी छोड़ करके सब ऐसे देर बैठे हुए उसको सिर्फ पलटते जा रहे हैं। नो, एक पेन कॉपी उठा करके उसको लिखते जाइएगा और लिखते लिखते ही आपको वो सारे रिएक्शंस क्या हो जाएंगे? लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार वो जब मेमोराइज हो जाएंगे तो वो आप उनको कभी भी रिट्रीव कर सकते हो। कहीं पे अप्लाई करना होगा तो वो रिएक्शन आपको ध्यान आ जाएगा। दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज पीपल who have weak memory। हाँ, तो जिनकी मेमोरी थोड़ा बहुत वीक है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें एप्टीट्यूड वाला थोड़ा कम है सिनेरियो। यहाँ पर थोड़ा सा आपका मेमोरी बेस्ड कॉन्सेप्ट होगा, आपको एक बार कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज करना होगा और उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना होगा अलग अलग रिएक्शन में। सो दिस इज द केस। तो अगेन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। वी आर गोइंग टू डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। ओके, methods of preparation
ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय Rx, ओके। एल्किल हैलाइड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बहुत सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हैं, तो जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से कैसे हम फॉर्मेशन करेंगे। अल्कोहल आर रिप्रेजेंटेड बाय ROH, ओके। हाइड्रोक्सी ग्रुप इज देयर व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद अल्किल ग्रुप, दैट्स व्हाई इट बिकम्स अल्कोहल। तो अल्कोहल से हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम प्रिपेयर करेंगे एल्किल हैलाइड्स को, हाउ वी गोना प्रिपेयर एल्किल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल। सो वी आर गोइंग टू do some reactions, we are going to see some reactions over here. तो first of all from alcohol से अगर हमको prepare करना है तो we can prepare alkyl halides from alcohol by the action of hydrogen के halides. So by action of hydrogen halides, okay, by action of hydrogen के halides we are going to discuss about by the action of hydrogen के halides we are going to prepare alkyl halides from alcohol. कैसे भाई prepare करेंगे, देखिए अल्कोहल है, हाइड्रोजन के हैलाइड्स के साथ में जब भी रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैटलिस्ट कहाँ पे यूज करेंगे, कहाँ पे नहीं यूज करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा भी बाद में डिस्कस कर लेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, RX बन जाएगा N प्लस H2O हो जाएगा, ठीक है। RX हो जाएगा N प्लस H2O हो जाएगा। जहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज करते हैं यहाँ पर वो बेसिकली हम एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक के क्लोराइड को यूज करते हैं बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ लुईस एसिड एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। CO बॉन्ड की क्या करता है, बॉन्ड एनर्जी को कम करता है एंड दिस वे उनकी क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करता है, एक्टिवेट करता है रिएक्शन को बेसिकली एंड दिस इज हाउ रिएक्शन को इजीली प्रोसीड कराने में हेल्प करता है। तो एनहाइड्रस ZnCl2 का हम यूज कर सकते हैं। अभी देखिए जहां पर जो रिएक्टिविटी होगी दैट रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन the nature of hydrogen halide that we have taken and also depends upon the nature of alcohol that we have taken. nature of alcohol का क्या मतलब है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल है और इसका हाइड्रोजन के हैलाइड्स के नेचर का क्या मतलब है, HCl H है, HI है, HF है। देखिए HF हम मोस्टली यूज नहीं करेंगे, बहुत रेयरली है फ्लोरीन के हम रिएक्शंस को देखेंगे क्योंकि फ्लोरीन के रिएक्शंस हाईली एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं, बॉन्ड एनर्जी काफी हाई होती है। भाई FF बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है बट अदर बॉन्ड्स की एनर्जी काफी हाई होती है। या फिर मान लीजिए कि कहीं फ्लोरीन फ्लोराइड आयन मान लेते हैं कि कार्बन आयन से अगर जो अटैच कर रहा होता है तो उसमें रिएक्शन में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो जाती है एंड दिस इज हाउ हो सकता है कि इतनी एनर्जी रिलीज हो जाए कि CC बॉन्ड से ही भी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो। तो इसके लिए हम रिएक्शंस में फ्लोरीन का यूज नहीं करते। आयोडीन के केस में मोस्टली रिएक्शंस क्या हो जाते हैं, रिवर्सिबल हो जाते हैं। तो आयोडीन का मतलब जो हैलोजन्स का जब भी हम X लिखेंगे तो इसका मोस्टली मतलब होगा कि क्लोरीन और ब्रोमीन से, ओके। ऐसा नहीं है कि हम और यूज नहीं करेंगे बट 90% केसेस में आप X का मतलब Cl और Br से ही निकालिएगा यहाँ पर एज फार एज हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स आर कंसर्न्ड, ओके। सो दिस इज द केस। तो यहाँ पर इसकी थोड़ा सा मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसकी, जरा मैकेनिज्म क्या है लेट्स से। तो इन द फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हाइड्रोजन के हैलाइड्स फॉर्म H प्लस एंड X माइनस आयन मींस दे फॉर्म प्रोटॉन एंड प्लस हैलाइड आयन। प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन्स तो होते नहीं है। तो क्या हुआ, जब भी बॉन्ड की क्लीवेज होगी तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बचा क्या, प्रोटॉन। दैट्स व्हाई H प्लस आयन इज आल्सो टर्म्ड एज प्रोटॉन, दैट इज ऑयल H प्लस आयन इज टर्म्ड एज प्रोटॉन। तो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस, ROH पे क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या लोन पे इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई दे टर्म्ड एज दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉन पर अटैक होगा और जब प्रोटॉन पर अटैक होगा तो क्या बना देगा ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल एंड दिस वर्क्स एज बेस्ट और अ गुड लीविंग ग्रुप। तो ये लीव कर जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा एंड किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, नेक्स्ट स्टेप में सभी को पता है कि R प्लस पे X माइनस आयन का अटैक होगा और ये क्या करेगा, RX मतलब एल्किल हैलाइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो बाय लुकिंग एट दिस मैकेनिज्म यू कैन डिराइव आउट कि हम कौन सा अल्कोहल लेंगे तो रिएक्टिविटी हाई होगी, कौन से हम हाइड्रोजन के हैलाइड्स लेंगे तो रिएक्टिविटी हाई होगी। गोइंग बाय हाइड्रोजन के हैलाइड्स देयर इज द नेसेसिटी ऑफ क्लीवेज ऑफ HX बॉन्ड, दैट्स व्हाई किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, HCl या HI की, बताइए। Here the cleavage of HX bond is demand. The demand is to break this bond. Means the cleavage of HX bond is required over here. तो इसमें क्या होगा, HX बॉन्ड की क्लीवेज करनी है तो HI की बॉन्ड रिएक्टिविटी ज्यादा होगी या HCl की ज्यादा होगी, HF की ज्यादा होगी, डेफिनेटली HI की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो गोइंग बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइड्रोजन के हैलाइड्स HI की बॉन्ड लेंथ, HI की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू HBr की ज्यादा होगी, HCl की ज्यादा होगी, HF की, ठीक है, HF से ज्यादा होगी। तो दिस इज द केस ओवर हियर। इसके अलावा
अगर हम देखें तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स में देखें तो यहां पर देखिए कि कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री एज कंपेयर टू 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स को उतने ही ज्यादा पुश करेंगे और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। तो दैट इज वाई 3 डिग्री की जो स्टेबिलिटी होगी 3 डिग्री कार्बोनेट की वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 2 डिग्री, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 1 डिग्री। तो दैट इज वाई यहां पर भी अगर हम रिएक्शन देखें मतलब रिएक्टिविटी देखें तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू 2 डिग्री एज कंपेयर टू 1 डिग्री ऑफ अल्कोहल। ये किसका है? अल्कोहल के टाइप वाइज है, ये अल्कोहल वाइज है एंड ये हैलाइड्स वाइज है। तो दिस इज द बेसिक, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला आपको जनरल फॉर्म जो है वो आपको याद ही रखनी है, आपको इसको मेमोराइज करना ही पड़ेगा, इसको आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, इसको आपको समझना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद में हम इसी आर की जगह पर कुछ और जोड़ देंगे, एक्स की जगह पर कुछ और जोड़ देंगे और रिएक्शंस को हम अलग अलग एग्जांपल्स के रूप में समझ सकते हैं। ओके, तो इतना लिख लीजिएगा, इसके बाद में हम आगे करते हैं। ओके चलिए, तो इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं। यही मतलब अल्कोहल का मतलब अल्किल हैलाइड्स का प्रिपरेशन करना है अल्कोहल से एंड दैट टू बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन के हैलाइड्स। ठीक, तो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस, लाइक एग्जांपल ले रहा हूं तो CH3 CH2 OH HCl एंड हाइड्रस ZnCl2, we have this CH3 CHOH HCl and we have CH3 whole thrice COH plus HCl. Complete the following reaction. Complete the following reactions. Reactions को complete करिए जरा, 30 सेकेंड्स का टाइम है आपके पास। दिख ही रहा होगा जनरल फॉर्म, जिसको समझ में आ गई होगी उसको ये भी चीजें समझ में आ जाएंगी, जिसको जनरल फॉर्म समझ में आ गया होगा ये भी ध्यान मतलब डिराइव कर ले रहे होंगे। कैसे भाई, ये आर की जगह पर ये है, एक्स की जगह पर ये है, तो आर एक्स ही तो बनाना है, तो कौन नहीं बना लेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। CH3 CH2 Cl CH3 होल ट्वाइस CH Cl और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3 होल थ्राइस CCl, इजंट इट, और प्लस वाटर भी बनेगा, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इन दोनों में मैंने एनहाइड्रस ZnCl2 लिखा है, बट यहाँ पर कैटलिस्ट नहीं यूज किया। क्यों? क्योंकि भाई ये 3 डिग्री और 3 डिग्री की तो रिएक्टिविटी हाई है, तो इसमें हमको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में हाइड्रोजन के हैलाइड्स के साथ में रिएक्शन कराते समय हमें कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, बट 3 डिग्री अल्कोहल में हमको हाइड्रोजन के हैलाइड्स के साथ में रिएक्शन कराते समय हमको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल क्या बनाता है, 3 डिग्री कार्बोनेट बनाता है और उसकी स्टेबिलिटी काफी हाई होती है एंड दैट इज व्हाई क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन विदाउट एनी कैटलिस्ट ही प्रोसीड कर जाता है। ओके, सो दिस इज द केस। आफ्टर दिस रब करें, यस कर ही होगा, क्योंकि इसमें लिखते रहिएगा साथ साथ में, हाँ समझते भी रहिएगा और लिखते भी रहिएगा, क्योंकि क्लास में हम ऐसे ही करते हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही करिए कि पेपर और कॉपी साथ में रखिए। तो बाय एक्शन ऑफ हाइड्रोजन के हैलाइड्स, now the second method of preparation from alcohol, that is by the action of phosphorus के हैलाइड्स, by action of px3 and px5। अब देखिए यहाँ पर जो x लिख रहा हूं वो आपका Cl होगा, मोस्टली ये क्या होगा, Cl होगा। क्यों होगा? क्योंकि PCl3 और PCl5 का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है, स्टेबिलिटी हाई होती है। PX3 एंड PBr3 PBr5 PI3 PI5 इनकी स्टेबिलिटी लो होती है, दैट इज व्हाई वी डू नॉट यूज those phosphorus halides like PBr3 and PI3 more oftenly, but more often than not we use Cl like PCl3 and PCl5 for the preparation of alkyl halides। so जरा देखते हैं कि क्या होता है। ऐसा नहीं है कि उनके साथ में रिएक्शन नहीं होता, उनके साथ में भी रिएक्शन होता है, कैसे होता है अभी बाद में देखेंगे, बट यहाँ पर हम जरा देखते हैं कि अल्कोहल व्हेन रिएक्ट्स विद फास्फोरस के ट्राइहैलाइड्स it forms RX and it also forms H3PO3, that is phosphorus acid। H3PO4 is a phosphoric acid and H3PO3 is termed as phosphorus
acid. Okay, us is the suffix over here. So and alcohol when reacts with PCl5, then it forms RX, it forms POX3, that is phosphorus के oxy halides, and also forms HX. Okay, so this is the case. अभी क्या ये रिएक्शंस को ध्यान रखना है? यस डेफिनेटली, इन सारे रिएक्शंस को आपको मेमोराइज रखना है, इन सारे रिएक्शंस को आपको समझना है, समझ करके मेमोराइज करना है, और ऐसे नहीं मेमोराइज होंगे, कई बार इनको लिखना पड़ेगा. ओके, तो अभी आप देखते हैं These are the two reactions. बाय प्रोडक्ट्स अगर आप मिस भी कर जा रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा मतलब नहीं है, लेकिन हाँ आपको आइडियल केस में तो दोनों ही चीजें याद होनी चाहिए. बट बाय प्रोडक्ट्स अगर मान लीजिए किसी को नहीं भी याद आ रहा है एग्जाम में, तो आप ऐसे मिस भी कर सकते हैं. मतलब गलत मत लिख लीजिएगा, ये नहीं कि H3PO3 की जगह पर H3PO4 खुद से कोई एसिड बना के चले. नो, ऐसा नहीं है. अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा तो उसको छोड़ दीजिए, बट आपको मेन प्रोडक्ट जरूर याद होना चाहिए. बाय प्रोडक्ट्स आप मिस भी कर सकते हैं एज फार एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न्ड. ओके, सो दिस इज द केस. अगर हमको PX3 यहाँ पर, ये तो चलिए इसके एग्जांपल्स कॉरेस्पॉन्डिंग ले लेते हैं. जैसे मान लेते हैं कि CH3 का होल ट्वाइस CHOH प्लस PCl3 एंड वी हैव लाइक CH2 एंड CH3 OH PCl5. इन जरा रिएक्शंस को जरा करिए आप. कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन. दीज आर द टू एग्जांपल्स. करिए, कर ही लेंगे भाई. R की जगह पर यहाँ पर क्या है, ये पूरा चीज है, तो ये क्या बना देगा CH3 2CHX प्लस जो भी बाय प्रोडक्ट बनेगा H3PO3, और यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई आपका POCl3 इसका बाय प्रोडक्ट होगा, और ये चीज बना देगा. सो दिस इज हाउ वी कैन सी, दिस इज हाउ वी कैन कंप्लीट दिस रिएक्शंस. ओके, तो दिस इज द केस ओनली. अभी अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो क्या PBr3 और PI3 के साथ में भी रिएक्शन होगा? यस, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी लो होती है, तो उनका क्या करना पड़ेगा? इन सीटू प्रिपरेशन करना पड़ेगा. इन सीटू प्रिपरेशन का क्या मतलब है? इन सीटू प्रिपरेशन का मतलब यह है कि रिएक्शन होते समय हमको अलग से PBr3 या PI3 अलग से नहीं मिलेगा, हमको वहीं प्रिपेयर करके वहीं कर देना होगा. मतलब रिएक्शन को आपने इन सीटू प्रिपरेशन, इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा होगा. तो इन सीटू कंजर्वेशन का क्या मतलब है कि जैसे जहां पर जो भी स्पीशीज है, जो कि जैसे मान लीजिए टाइगर है, हाँ, तो टाइगर का अगर जो कंजर्वेशन करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व है तो वहां से उठा करके पहले केरल शिफ्ट करेंगे और फिर उसके बाद में उनका हम करेंगे कंजर्वेशन. ऐसा नहीं करेंगे. हमको क्या करना पड़ेगा? करना ये पड़ेगा कि जहां पर शहर है वहीं पे हमको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहीं पे हमको नेशनल पार्क्स वगैरह बना देने पड़ेंगे, जिनसे उनका कंजर्वेशन हो जाए. रिजर्व फॉरेस्ट एंड अदर थिंग्स आर देयर आल्सो, क्योंकि बफर जोन भी होता है नेशनल पार्क में. नेशनल पार्क में जो भी चीजें होती हैं, अगर कुछ भी डिस्टर्ब, अगर जो भी आपका कोर एरिया है, उस कोर एरिया को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं किया जाता है. मतलब अगर वहां पे कोई पेड़ भी गिर गया है तो वो पेड़ अपने खुद ही डिके होगा. कोई जानवर मर गया है तो उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता है. उसके किसी भी तरीके के इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है. वहां पे जो कुछ भी हो रहा है वो सब खुद से ही होगा. कोर एरिया में किसी की भी एंट्री नहीं होती है. ओके, सो नेशनल पार्क में क्या होता है, जैसे जहां पर शेर है, जहां पे टाइगर है, जहां पे लॉयन है, वहीं पे क्या हो जाएगा, उसका कंजर्वेशन वहीं पे होगा. तो दैट इज इन सीटू. तो इसका मतलब ये नहीं कि आंसर में अगर कोई शहर है तो उठा करके हम नेशनल पार्क बना करके वहां का चौराहा बनाएंगे, यहीं पे बन जाएगा ना. तो दिस इज द केस. एक्स सीटू में क्या हो जाएगा, जैसे बोटेनिकल गार्डन्स हैं, तो पेड़ पौधे हैं, तो उनकी स्पेशीज को उठा करके कहीं और भी लगाया जा सकता है, तो उनसे इतना प्रॉब्लम नहीं है. तो जहां पे जो चीजें हैं वहीं पे कंजर्वेशन कर रहे हैं अगर, तो दैट इज टर्म्ड एज इन सीटू कंजर्वेशन. अगर जो चीजें जहां पर नहीं है, कहीं दूसरी जगह पर लोकेट करके उनको कंजर्व किया जाता है, दैट इज टर्म्ड एज एक्स सीटू कंजर्वेशन. जैसे मैंग्रोव्स का नाम सुना होगा आपने, तो सुंदरबन डेल्टा के पास बहुत सारे मैंग्रोव्स हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट लाइक उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है. तो वहां पर क्या उनका इन सीटू कंजर्वेशन, जहां पर है वहीं पे उनका कंजर्वेशन हो जा रहा है. ओके, तो यहां पर भी हमको इन सीटू प्रिपरेशन करना पड़ेगा. किस चीज का? फॉस्फोरस के ब्रोमाइड्स का, या फिर फॉस्फोरस के आयोडाइड्स का. ओके, कैसे करते हैं जरा देखिए. यहां पर अगर हमको फॉस्फोरस, लेट्स से वी हैव P4 बिकॉज इट इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस. जैसे सल्फर का एसिड, इसी तरीके से फॉस्फोरस का P4. तो ये है कैटेनेशन प्रॉपर्टी है इनकी अच्छी खासी है, लेकिन कार्बन जितनी नहीं है. तो P4 प्लस Br2, तो ये क्या बना देगा? PBr3. अब बैलेंस करने की जरूरत नहीं है ऑर्गेनिक रिएक्शंस को, जिसको करना वो कर भी ले, लेकिन जरूरत नहीं है. तो ROX
ROH प्लस PbR3। अब यहीं पर देखिए ये दोनों रिएक्शंस क्या होंगे, साइमल्टेनियसली होंगे। जैसे PbR3 बना नहीं कि अल्कोहल उसी में डाला नहीं, या फिर अल्कोहल पहले से भी हो सकता है मीडियम में, ओके। तो RBr एंड प्लस H3PO3, ओके, H3PO3 दैट इज फास्फोरस एसिड। RBr ये चीज बन गई। इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि P4 प्लस I2 तो PI3, एंड ऐसा भी हो सकता है कि ROH मीडियम में तो होगा ही, तो PI3, ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलेंगे, तो इट फॉर्म्स RI एंड प्लस अगेन H3PO3। कहने का मतलब ये है कि इन सिटू प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये जो मेथड है ना, ये देखिए यहाँ पर जो बना है उसी के डायरेक्टली रिएक्शन में यूज कर लिया जा रहा है, तो दैट इज वाई दिस मेथड इज नोन एज इन सिटू प्रिपरेशन। इन सिटू प्रिपरेशन किसका, PbR3 एंड PI3 का। इन सिटू क्यों करना पड़ा, क्योंकि स्टेबिलिटी लो है। स्टेबिलिटी क्यों लो है, ये सारी चीजें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कर रहे होंगे, ओके। तो बाय एक्शन ऑफ फास्फोरस के हैलाइड्स, सो दिस वाज द केस। इसके अलावा नाउ द नेक्स्ट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स इज फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड क्या होता है भाई, ओएल हैलाइड प्रीफिक्स सफिक्स जोड़ते थे हम। याद है कुछ, नहीं याद होगा, फंक्शनल ग्रुप जब हमने पढ़ा था क्लास 11th में, तो उसमें हमने थायोनिल क्लोराइड की भी बात करी थी ना। तो थायोनिल क्लोराइड के बारे में जब बात करी थी, तो थायोनिल क्लोराइड आपको याद भी होना चाहिए। चलिए नहीं याद है तो एक बार मैं याद दिला देता हूं। तो बाय एक्शन ऑफ thionyl chloride, by action of thionyl chloride SOCl2, okay, SOCl2 by action of SOCl2 thionyl chloride। thionyl chloride में क्या है, thionyl chloride में क्या है, like we have alcohol, okay, अल्कोहल का जब थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन। भाई पिरिडिन क्या है, पिरिडिन क्या है, पिरिडिन इज बेसिकली हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस। हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस, इसके बारे में हम काफी अच्छे से पढ़ेंगे जब हम बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे होंगे। C5H5N मतलब एक कार्बन को हटा करके नाइट्रोजन जोड़ दिया गया ना, हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन। हेटेरोसाइक्लिक क्या है, मतलब होमोसाइक्लिक नहीं है। होमोसाइक्लिक नहीं, क्या मतलब है कि सिर्फ कार्बन एक हट गया, मतलब कार्बन ही नहीं है, सिर्फ रिंग में कार्बन के अलावा और भी कोई एलिमेंट आ गया है ना, तो दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस। बेस क्यों, क्योंकि भाई ये लुईस बेस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसके पास में इलेक्ट्रॉन एंड डोनेट टू सम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, ओके। तो यहां पर देखिए इट फॉर्म्स RCl एंड इट फॉर्म्स SO2 in gaseous phase and it forms HCl as also in gaseous phase। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि why this method of preparation is best considered as best method of preparation for alkyl halides, क्योंकि एल्किल हैलाइड के एल्किल क्लोराइड्स के लिए बेसिकली क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो दो बाई प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे हैं वो गैसियस फेज में, मतलब किसी तरीके की रिफाइनिंग, किसी तरीके का फिल्ट्रेशन, ये सारी चीजें करने की जरूरत आपको नहीं है। यू वुड बी गेटिंग प्योर एल्किल क्लोराइड्स ओवर हियर बिकॉज द बाई प्रोडक्ट्स व्हिच आर इन द गैस, बाई प्रोडक्ट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड, both of them escapes from the solution because both of them are in gaseous phase, that's why we get pure alkyl का chloride। like example ले लेते हैं इसका, तो CH3 CH2OH and plus SOCl2 in presence of pyridine, okay। the second thing is like CH2OH plus SOCl2 complete the following reactions। ये CH2OH है, कैसे करेंगे देख ही रहे होंगे आप, क्या हो जाएगा CH3 CH2 Cl SO2 प्लस HCl भी बनेगा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा, कोई बेंजीन रिंग, इसे मत समझ लेना, कुछ लोग समझ भी लेंगे, ऐसा नहीं है ना। SO2 प्लस HCl,
सो दिस इज अगेन अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जब हम और कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जब हम कन्वर्जन कर रहे होंगे, तो ये सारी रिएक्शंस की और भी आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अभी ये एक एक करके अगर आप सिंगुलैरिटी में पढ़ेंगे तो ये बहुत सारी चीजें आसान लग रही होंगी, लेकिन जब बहुत सारे रिएक्शंस हो जाएंगे और उन रिएक्शंस में से कौन सा रिएक्शन कन्वर्जन में यूज करना है, उसके लिए वही कर पाएगा जो ये डेली बेसिस में सारी चीजों को रिवाइज कर रहा होगा। सो फॉर दिस आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे इन सारी चीजों को रिवाइज करना है और लिख लिख करके इन सारे रिएक्शंस को रिवाइज करना है। ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड वी विल बी डिस्कसिंग next topics in the very next class. Okay, so thank you.